हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। लास्ट टर्म तक हम लोग 12th फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ रहे थे बाय बायट-सावर्ट लॉ। और हमने कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। उसमें एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। बेसिकली वी आर स्टडीइंग अबाउट बायट-सावर्ट लॉ। This thing we are studying about, and last term tak we already have study about magnetic field due to straight wire, and that magnetic field we will get that B is equal to mu naught by 4 pi I upon D into sin theta 1 plus sin theta 2. This thing we have done in last session. लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट किया था किसी एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है d डिस्टेंस पर वायर से, वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कुछ एक टर्म्स आपको यहाँ से बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं। हालांकि ये हमने लास्ट टर्म तक डिराइव किया था। उसमें जो ये d होती है, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, where d is perpendicular distance from wire या करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी वो d ली जाएगी, जो कि इस फॉर्मूला में यूज किया गया है। और एक चीज, एंड थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द एंगल फ्रॉम द परपेंडिकुलर, आर एंगल फ्रॉम परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर होगा उसी पे ये एंगल बनाए रहे होंगे, परपेंडिकुलर एंड अपोजिट इन सेंस। इसका भी मतलब हम समझाएंगे क्या है। एंड अपोजिट इन सेंस, अब इसको हम अप्लाई करते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। बेसिकली जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया। एक सिंपल एग्जांपल है कि हमने एक स्क्वायर ले लिया इस तरह से, उसकी साइड L है मान लेते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, L है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। इस तरह से करंट I फ्लो हो रही है। साइड L है, एक जगह इंडिकेट कर दे रहे हैं। दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड L एंड I बी द करंट इन दिस फैशन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। B कहां पे कैलकुलेट करना है, एट सेंटर। तो बेसिकली सेंटर हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल को जब मिलाएंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है वही क्या होता है, सेंटर होता है। ये सेंटर होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हमको करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में आप देखो कि ये कुछ एक करंट कैरिंग कंडक्टर से मिलकर बना है, जो कि 4 सेगमेंटे में है। और क्या है, ये स्ट्रेट वायर है। और स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये दो चीजें जो यहाँ पे हमने इंडिकेट किया कि डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस करंट कैरिंग कंडक्टर से, और थीटा 1 थीटा 2 एंगल जो होगा वो परपेंडिकुलर से बनाएगा और अपोजिट सेंस में रहेगा। इसका मीनिंग यहाँ पे समझने का कोशिश करो। तो किसी एक सेगमेंट से, हम मानते हैं ये वाले सेगमेंट से, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इस सेंटर पे बनाते हैं ऐसा।
ये परपेंडिकुलर हमने बना दिया। ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई कंडक्टर से d। और अगर ये सारी लेंथ l है तो ये l/2 होगी, सिंपल सी बात है। और एंगल भी क्या होने चाहिए, वो परपेंडिकुलर से बनने चाहिए, यानी अगर ये θ1 है तो ये θ2 होगा, है कि नहीं। क्या इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे b = μ0I/4πd। तो देखें सब कुछ, ये d डिस्टेंस से कितनी होगी, l/2 होगी। तो b = कितना हो जाएगा, μ0I, करंट कितना फ्लो हो रही है I, अपॉन d अपॉन 4π इंटू d। d कितना है यहाँ पर, l/2 है, l/2 इंटू, ये आप देखोगे ज्योमेट्री से कि ये 90 है और ये साइड क्या है बराबर, तो ये भी 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। ज्योमेट्री से क्या होता है, जो स्क्वायर का डायगोनल इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ से परपेंडिकुलर उस पर डाला गया है तो कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तो साइन θ1 और θ2 दोनों कितने हैं, 45 के हैं। तो साइन 45 प्लस साइन 45 यानी 2 साइन 45। b = आपको मिलेगा μ0I अपॉन 4π इंटू l, 2 ऊपर कर देते हैं, इंटू 2 साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहां से b = μ0I अपॉन 4π l इंटू 2 इंटू 1/√2, 1/√2। या इसको कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ √2 बचेगा, तो हमारे पास मिलेगा 2√2 इंटू μ0I अपॉन 4π l। ये एक सेगमेंट की वजह से हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारे सेगमेंट की हम मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से होगी, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। डायरेक्शन अगर हम कैलकुलेट कर पाए या डिटरमिन कर पाए तो डायरेक्शन के बिहाफ पर हम देखेंगे कि उसको जोड़ना है कि घटाना है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम करेंगे। अब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने, फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तो आईडीएल क्रॉस आर करते थे। आईडीएल क्रॉस आर में क्या करते थे कि डीएल यानी करंट एलिमेंट के अलोंग इस तरह से स्ट्रेच करते थे, आर के अलोंग इसको कर्ल करते थे, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाता था। जैसे यहां पर ये क्या है, आर है, डी मतलब आर, ये क्या है आईडीएल, इस तरह से स्ट्रेच किया, आर के अलोंग कर्ल किया, तो ये हमको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर। या यहां पर देखेंगे कि इसको इस तरह से, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड। या यहां पर अगर देखोगे इस सेगमेंट के लिए तो बेसिकली ऐसे करेंगे, ऐसे, ऐसा, और डी इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। या इसके लिए क्या करोगे, ऐसे करोगे, stretch your palm in the direction of dl and curl it cross r, thumb will represent the magnetic field। ये रूल हमने कल बताया था आपको जब मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। अभी एक और रूल है, वो थोड़ा पॉपुलर है, इससे ज्यादा आसान है। क्या है कि put your thumb in the direction of current, put your thumb in the direction of current। करंट की डायरेक्शन में क्या रख देना है, थंब रख देना है। एंड स्ट्रेच योर पाम, थंब ऑफ राइट हैंड, एंड स्ट्रेच योर पाम या ऑल फिंगर।
palm के बजाय मैं यहाँ क्या यूज कर दे रहा हूँ, stretch all your fingers toward the point where you have to find the magnetic field. Palm will represent the direction of field. Palm will represent the direction of field. इसको मैं अप्लाई करता हूं, ध्यान देंगे। पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट हैंड का थंब किधर रख देना है, करंट की डायरेक्शन में, और सारे फिंगर को किधर दिखाना है, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना। आपको इधर करना था तो यहाँ करिए। पॉम मतलब ये, इसको पॉम बोलते हैं। ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्ड आ रही है। तो एक सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2√2 म्यू नॉट I by 4 pi L, where L be the side of square। इस तरह से करेंगे, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको नोट कर लो, हम इसको मिटाएंगे, रफ करेंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। ये एक पॉइंट यहां पर है, ऐसे ये कंडक्टर, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ये पॉइंट है जो कि हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर है, और ये भी क्या है, 30 डिग्री। हमने कहा कि इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन। ये पॉइंट कुछ ले लेते हैं, P ले लेते हैं, एट P। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक ही रूल है। रूल क्या है, बायट-सेवर्ट लॉ है। और बायट-सेवर्ट लॉ से हमने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट भी किया है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। D और साइन थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इससे पहले हमने अभी बात किया है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि D क्या, कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो हमने कहा D परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। D इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहनी चाहिए। और अगर D परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमको कुछ दिया है, मान लेते हैं ये x दिया है। D परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर x तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो हम देखो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको प्रोसीड कर दे रहे हैं ऐसे। इस पर परपेंडिकुलर हो गया, ये यहाँ से O मान लेते हैं, ये A है, ये B है। O पॉइंट से P जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये x है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, x cos थीटा, x cos थीटा हो जाएगा, आसानी से लिख सकते हैं। तो हमको ये डिस्टेंस मिल गई। थीटा 1 कितना हो जाएगा इस कंडक्टर से, ये थीटा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 क्या होते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी एंगल फ्रॉम परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये है, इससे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो देखो इस पे अप्लाई करता हूं मैं, B
इक्वल टू म्यू नॉट आई, करंट आई फ्लो हो रही थी, अपॉन 4 पाई डी, डी की जगह पर क्या आएगा x cos थीटा, और थीटा कितना है 30 है, x cos 30 और cos 30 कितना होता है √3/2, यानी a इंटू √3/2, क्लियर, इंटू साइन थीटा वन, साइन थीटा वन कितना है 30 डिग्री है, प्लस साइन थीटा टू मतलब कितना है 60 डिग्री है। इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू a√3, और 2 को ऊपर लिख दे रहा हूं, साइन थीटा साइन 30 1/2 प्लस साइन 60 √3/2, और हमारे पास आ जाएगा, ध्यान समझ में आ रहा है भाई, सिंपली इक्वेशन हमने अप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। म्यू, इसको सॉल्व करेंगे कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a√3 इंटू 2, और ये हो जाएगा कितना √3/2 प्लस 1, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a√3 इंटू √3 प्लस 1, आंसर। तो अब देखो, इन सारी इलस्ट्रेशन का एक ही मतलब है कि आप इस फॉर्मूला का, स्टेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला का सेंस समझे। सेंस क्या बताता है, सेंस ये बताता है कि पहले तो जो आप डिस्टेंस ले रहे हो वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, कहां से, कंडक्टर से, और दूसरा जो थीटा वन और थीटा टू ले रहे हो वो परपेंडिकुलर से एंगल बनना चाहिए। ये दोनों बातें बताते हैं आपको। जैसे इस इलस्ट्रेशन में एक और इलस्ट्रेशन ले, एक और देखते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी आएगी। एक कंडक्टर है हमारे पास ऐसा, ये इधर इंफिनिटी तक है, इस पॉइंट से इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, एक पॉइंट, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, इसकी डिस्टेंस डी है। इस कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन बतानी है। ये इन्फिनिट कंडक्टर है। अब इस पॉइंट से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रही है डी। थीटा वन और थीटा टू क्या लिखा जाएगा, तो थीटा वन इधर ही देखेंगे तो 0 आएगा, थीटा टू इन्फिनिटी पर देखेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी पर देखेंगे तो कितना आएगा 90, इन्फिनिटी पर देखने पर हमको क्या मिलेगा 90। दूसरी चीज, इन्फिनिटी का सेंस आपको समझना है। व्हाट डज मीन बाय इन्फिनिटी एक्चुअली, क्या बहुत बड़ा वायर यहां से आसमान तक पहुंच जाए इसको इन्फिनिटी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। 1 मीटर वायर भी इन्फिनिटी हो सकता है। अब बोलोगे 1 मीटर तो मेजरेबल है, कैसे इन्फिनिटी हो सकता है? तो देखो, 1 मीटर वायर सपोज ये है, और इसको हमने कहा कि एक पॉइंट लीजिए 0.001 सेंटीमीटर, यहां से देखिए, और एंगल 1 एंगल 2 बताइए। तो 1 मीटर वायर को एकदम ऐसे देखेंगे तो कितना दिखेगा 90 दिखेगा, नीचे देखेंगे तो कितना दिखेगा 90 दिखेगा। तो इन्फिनिटी बेसिकली एक कंडीशन है, कोई लेंथ नहीं है। 1 मीटर वायर है, 1 सेंटीमीटर वायर भी क्या हो सकता है, इन्फिनिटी लेंथ एज्यूम की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मीजर, कहां से हम उसको मीजर करना शुरू कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो इसी हिसाब से देखें, यहाँ पर पहला क्या बना रहा है 0, और दूसरा एंड क्या है इन्फिनिटी है, तो कितना बनाएगा एंगल 90। तो मैं इसकी वजह से डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ, जरा ध्यान देना। इस वायर को कहते हैं सेमी इन्फिनिटी वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो, B इक्वल टू लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डी ही है, साइन थीटा वन कितना लिया जाएगा 0, प्लस साइन थीटा टू कितना लिया जाएगा 90। हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन 0 साइन 91, ये आ जाएगा। डायरेक्शन आप आसानी से बता सकते हो, आई डीएल आर कर दो, या थंब को स्ट्रेच करो किधर, कंडक्टर की तरफ,
और बाकी फिंगर को उस पॉइंट की तरफ, पाम आपको डायरेक्शन बता देगा। देखो ये करंट हो गई, करंट की डायरेक्शन में थंब को हमने रख लिया और बाकी फिंगर को इस पी पॉइंट की तरफ कर दिया। पाम हमको क्या बता रहा है, अंदर की साइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है कि नहीं। आसान चीज। एक और वायर एज्यूम करते हैं, यहां रफ करें, एक और वायर एज्यूम करते हैं। देखें एक वायर ये है, ये भी इन्फिनिटी, ये भी, इसको इन्फिनिटी वायर कहते हैं। करंट इनफाइनाइट करंट इन्फिनिटी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। इन्फिनिटी का मतलब समझ में आ गया, कोई जरूरी नहीं बहुत ज्यादा लेंथ हो, वो डिपेंड करता है किस पॉइंट से हम मीजर कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट से हम मीजर कर रहे हैं जहां देखने पर 90 एंगल बन रहा है दोनों एंड, वो इन्फिनिटी वायर हो गया। तो ये इन्फिनिटी वायर है। यहां से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहां पर कहा गया मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब यहां से ये इन्फिनिटी देखने पर 90 डिग्री, ये इन्फिनिटी देखने पर 90 डिग्री बनेगा। करंट की डायरेक्शन मान लो ये है, तो B इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 90 प्लस साइन थीटा 2 भी क्या है 90, और हमको मिल जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी 2 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा। यानी इन्फिनिटी वायर, इन्फिनिटी लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये आ रही है, इसको चाहो तो ऐसे कैंसिल कर सकते हो, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। हालांकि इसको निकालने का एक तरीका और हम बताएंगे कैसे है, लेकिन अभी बायो सेवर्ट लॉ से ऐसे कर सकते हैं। बायो सेवर्ट लॉ से डायरेक्शन भी आप बता सकते हो, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and stretch your all finger toward that point where we want to calculate the magnetic field. Palm will represent the direction of magnetic field. palm ये होती है और ये किधर बता रही, इनसाइड बता रही, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है कि नहीं। आसान चीज, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह से जब ये कैलकुलेट कर सकते हैं तो थोड़ा एक दो प्रॉब्लम और करते हैं हम, इसको रफ करेंगे। चलिए इसको रफ कर दिया। इन्फिनिटी वायर और सेमी इन्फिनिटी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकालेंगे हम, आपको दो ही चीजें ध्यान देनी। एक तो ये ध्यान देना है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं उससे जो डिस्टेंस डी मानते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, और दूसरा जो एंगल होगा वो एंगल परपेंडिकुलर के साथ होना चाहिए। यही दो चीजें होती हैं। इन्हीं दोनों का यूज करके एक क्वेश्चन और देखो, एक प्रॉब्लम हम लोग और करते हैं कि जैसे थोड़ा सा आपका जाना पहचाना क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। इसको हम लोगों ने लास्ट ईयर बहुत यूज किया इस एंगल का। तो देखें, एक कंडक्टर ऐसा है, इन्फिनिटी लेंथ का है। कैसा है, इन्फिनिटी लेंथ का है। ये यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे। हॉरिजेंटल से कितना बना रहा है 30 है, तो सेमी क्या है, इनफाइनाइट वायर है, लेकिन हॉरिजेंटल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी से यहां पर डी डिस्टेंस, इस डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड बी एट, ये पॉइंट पी ले लेते हैं, एट पी एंड इट्स डायरेक्शन। पी पर मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपसे पूछा गया। अब पहला क्वेश्चन आ गया कि भाई पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन बाद में निकालेंगे, पहले तो हमको जो रिक्वायर्ड चीज है वो चाहिए। रिक्वायर्ड चीज क्या है कि पी पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किससे, इस कंडक्टर से। कंडक्टर में करंट मान लो इधर फ्लो हो रही है ऐसा, पी से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो कि इस कंडक्टर से होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला में हमने अभी पहले लिखा
कि डी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू दैट पॉइंट, और थीटा भी उसी परपेंडिकुलर से नापना है। एक तो ये सेमी सर्कुलर वायर, सेमी इंफिनिटी वायर है। अब सेमी इंफिनिटी वायर है तो जरा सा इसका देखते हैं, हम कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, जरा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए हम इसको प्रोसीड करते हैं, इस डायरेक्शन में इसको प्रोसीड कर देते हैं, और यहां से इसको क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इस वायर से क्या है, परपेंडिकुलर एक ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये हमने क्या किया, इससे 90 डिग्री यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये डिस्टेंस d है, ये थीटा है, तो ज्योमेट्री से ये हो जाएगा 90, 53 और ये हो जाएगा 37, तो ये एंगल हो गया 37। ठीक। अरे भाई इस पे ये परपेंडिकुलर इस पे था 37 प्लस 90, 180 से घटाए ये आ गया 53, ये 90 है तो ये 37 हो गया। ये तो आसानी से आप निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस d है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d cos थीटा हो जाएगा, यानी d cos 37, यानी d इंटू cos 37 4/5, या 4/5 आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, 4/5 आ गई। और एक एंगल कितना बनेगा, यहां से देखो इस वायर पे θ1 कितना बना रहा है 37, और θ2 कितना बनाएगा 90 बनाएगा। यही तो होता है भाई, परपेंडिकुलर से ही हम एंगल देखते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर से θ1 कितना हो गया 37, और θ2 कितना पे बनेगा 90 पर बनेगा, तो हम b निकाल लेते हैं। यही तो होता है भाई, परपेंडिकुलर से ही हम एंगल देखते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर से θ1 कितना हो गया 37, और θ2 कितना पे बनेगा 90 पर बनेगा, तो हम b निकाल लेते हैं। देखिए b इक्वल टू हम लिखते हैं फार्मूला μ0I अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है। यहां पर अप्लाई करिए साइन θ1, और ये θ1 θ2 किससे डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर से एंगल है, और d भी क्या होती है, कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो देखो सारी वैल्यू हम रखते हैं यहां पर। देखो P पॉइंट से इस सेमी सर्कुलर कितना एंगल बनाएगा ये देखना है। तो P पॉइंट से एक इंड कितना बना रहा है 37, यानी θ1 हो गया 37। दूसरा इंड कितना बनाएगा, पहला कितना बना रहा है 37, दूसरा कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। पहला कितना बना रहा है 37, दूसरा बनाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी μ0I अपॉन 4πd साइन θ1 कितना है साइन 37 प्लस साइन 90, और ये सारी वैल्यू आप रख सकते हो। μ0I d की वैल्यू कितना है 4π इंटू 4/5d, 4/5d ये भी आपने कैलकुलेट किया। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, साइन 90 की वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन के लिए ध्यान दो, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, stretch your finger in the direction of, put your thumb in the direction of, ध्यान दें, put your thumb in the direction of current, stretch your finger in the direction that to that point, thumb will represent the magnetic field। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस तरह से लिख देंगे, है कि नहीं भाई। तो ये हो गया। अब ना इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे। जरा सा देखना, एक वायर है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से एक वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, और ये एंगल है 45 डिग्री। ये एंगल कितना है 45 डिग्री है। यहां से हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस उस पॉइंट से D है।
यहाँ पर एट P यानी P पॉइंट पर एट P B कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट करोगे। अब मैं कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन लेता हूं जो कहीं कभी न कभी पूछे गए हैं बोर्ड में या कंपटीशन में, और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, तो एक दो प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जैसा टाइम रहता है। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा। एक दो क्वेश्चन पहले देखते हैं, इसको रब करें हम। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अभी आपने स्क्वायर का किया था, स्क्वायर का एक तरह से और पूछा जाता है। एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है। ऐसे यहां से करंट आई भेजी गई और यहां से करंट आई एग्जिट हुई। इसके सेंटर पर, एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, इसकी लेंथ L है। एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ L मतलब लेंथ है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I। ऐसे यहां से गई यहां से आई, ये आपको अपने खुद से बनाने हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड B एंड डायरेक्शन। B और उसकी डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी इस तरह के सिस्टम के लिए। अब यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रिंसिपल लगाना है। ये यूनिफॉर्म है। क्या दिया है? ए स्क्वायर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L लेंथ L of side and current with the I as shown in figure, as shown। इस तरह से इसमें करंट I फ्लो हो रही है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एट सेंटर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए रहने देते हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप देखोगे कि ये 3/4 पोर्शन है, यानी अगर इसका रेजिस्टेंस R हुआ पूरा, तो ये 3/4R हो जाएगा और ये 1R हो जाएगा। V और करंट रेजिस्टेंस से इनवर्सली रिलेटेड होती है, तो अगर इसमें करंट हम देखते हैं कितना करंट जाएगी और इसमें कितना करंट जाएगी, है कि नहीं भाई? करंट का रेजिस्टेंस से कैसा रिलेशन होता है? यहाँ से करंट आई गई है और यहाँ से आई निकली, तो इधर कितनी करंट गई होगी और इधर कितनी करंट गई होगी, आपको सोचना होगा। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है करंट उसी रेशियो में कम होती है। तो यहाँ से करंट हम मान कितना जाएगी, 3/4 आई जाएगी। तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी? यहाँ से अगर 3/4 आएगी तो यहाँ से 1/4 आई आएगी। जाहिर सी बात है, ये वाला सेगमेंट कैसा है, 1/4 है, तो करंट इसमें ज्यादा रहेगी। ये क्या है, 3/4 है, तो इसमें करंट कम रहेगी। रेजिस्टेंस करंट का इनवर्सली रिलेशन होता है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। तो इस प्रिंसिपल पे हमने करंट इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब जब डिवाइड कर लिया तो ये 3 कंडक्टर 3 सेगमेंट सेम है, एक के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। या सारे सेगमेंट सेम है लेकिन यहाँ पर करंट ही अलग है, तो हम सबका साथ नहीं लगा सकते, तो पहले इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इन तीनों में सिमिलरिटी है और इसके लिए लिखते हैं, देखो ये लिखते हैं A B C D। तो देखो B ड्यू टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू B1 मान लेते हैं। इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी। करंट इन तीनों सेगमेंट में बराबर, यहाँ 1/4 आई है तो यहाँ भी 1/4 आई रहेगा, यहाँ भी 1/4 आई ही रहेगा, है कि नहीं?
अब डायरेक्शन देखो, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ से थंब विल इस तरह से, यहाँ से ऐसे, तो इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक साइड में है, अंदर की तरफ जा रही, तो तीनों को जोड़ा जा सकता है। बी नेट कितना आ जाएगा, बी नेट इक्वल टू हो जाएगा 3b1, ये सभी बराबर है तो 3b1 हो जाएगा। अब b1 निकालते हैं, जरा से ध्यान दीजिए। b1 इक्वल टू लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी पहले देखो, ये यहां से मिला देते हैं, ये यहां से मिला देते हैं, इस सेगमेंट से हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री बनाएगा। और लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। तो जरा सा देखना है, लेंथ l/2 होगी, सेंटर क्या होता है l/2 डिस्टेंस पे होता है, इंटू साइन थीटा 1 भी 45 डिग्री बनेगा और साइन थीटा 2 भी कितनी बनेगा 45 बनेगा। एक चीज लिखना भूल गए कि आई कितना है, तो 1/4 आई है, तो यहाँ पर लिख दो 1/4 आई। क्या बात समझ में आ रही है। साइन थीटा 1 2 साइन थीटा 2 साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो लिख देते हैं यहां से b इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू बाई 4 पाई 1 इंटू एल, 2 ऊपर गया और 4 नीचे आया, ऐसे इंटू 2 साइन 45, 2 इंटू साइन 45 1/√2, 4 ने कैंसिल कर दिया इसको, √2। और हमारे पास b जो आ गया, b1 बेसिकली है ये, वो हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल इंटू 1/√2। तो b नेट 3b1 है, यानी 3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल इंटू 1/√2, ऐसे हो जाएगा। और इस सेगमेंट की ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन तीनों की डायरेक्शन हमने बताया अभी अंदर की साइड में, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू CD, मान लेते हैं ये B2 है, तो B2 इक्वल टू, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो, म्यू नॉट आई, आई कितना है 3/4 आई इंटू 4 पाई डी, तो वही रहेगा l/2 इंटू साइन थीटा 1 भी वही रहेगा, साइन 45 प्लस साइन 45, सब सारा सेगमेंट सेम है, सिर्फ करंट अलग है। तो B2 इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2 इंटू 3/4 इंटू 2 इंटू 1/√2। 4 ने 4 को कैंसिल कर दिया, B2 जो आया वो आ गया म्यू नॉट आई, अरे भाई ठीक तो है ये, अपॉन 4 पाई इंटू 3/√2। बी नेट कितना है, इन तीनों की वजह से अंदर हो रहा है, इसके वजह से देखो, थंब योर पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच योर फिंगर इन टुवर्ड दैट पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ, पॉम विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से बाहर आ रही है, इसके वजह से बाहर आ रही है, इन तीनों की वजह से अंदर, इसकी वजह से बाहर, नेट कितना हो जाएगा, घटेगा। बी नेट क्या होगा, बी नेट इक्वल टू दिस B1 माइनस B2, और ये घटा लेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल कॉमन हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, एल यहाँ भी है, एल कॉमन हो गया, l/2 था ना ये, 3/√2 1/√2, 3/√2 माइनस 1 B2 माइनस B1 कर लीजिए क्योंकि B2 बड़ा है, 1/√2, यानी म्यू नॉट आई
4πL 2/√2 यानी μ0I 4πL इंटू √2। ये आंसर हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे आपको रहेंगे, इस तरह से आप कर पाओगे, कोई इसमें इशू नहीं है। आपको दो ही चीजें ध्यान देनी है, एक तो यह ध्यान देना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, और दूसरा ये ध्यान देना है कि एंगल जो होगा उसी परपेंडिकुलर से नापा जाएगा। एक क्वेश्चन करना सब लोग, एक इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लेना, इसी भी आप पर एक क्वेश्चन करना। an equilateral triangle is made by uniform wire as shown in figure. Find the magnetic field at centroid and its direction. एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हम दे रहे हैं, उस इक्विलैटरल ट्राइंगल पर फिगर के थ्रू इस तरह से है, ऐसे ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी लेंथ L है, यहाँ पर ये करंट इस तरह से, ऐसे करंट आई, ये मिला नहीं है भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो। आई यहाँ से जाती है करंट और इसके रास्ते आई निकल जाती है। इस पॉइंट पर जहाँ पर सेंट्रॉइड होगा G पर B निकालना है और इट्स की डायरेक्शन बतानी है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सोचोगे तो आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट करंट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का मेथड, और इस पे कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, वो आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। तो इस फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट किया कि अगर कोई वायर स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, उसका फार्मूला क्या होता है, कितने फॉर्म से पूछे जा सकते हैं, ये कुछ एक जनरल एग्जांपल थे। यहाँ तक सब लोग कर लेना। नेक्स्ट हम लोग कल बात करेंगे, एक दूसरी ज्योमेट्री करंट कैरिंग कंडक्टर की लेके आएंगे और उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक मस्त रहिए, इसको सॉल्व करिए और आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू।